जंग के शोलों ने मशरिक़ वस्ता को इस वक्त लपेट में ले लिया है। अमेरिका ने ताकत और अना की आड़ में मशरिक़ वस्ता को इसी जंग में धकेल दिया है, जो आलमी सतह पर सियासी, सफारती और माशी एतबार से नुकसानदेह साबित हो रही है। अमेरिका ये तासुर दे रहा है कि वो खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना चाहता है, इसीलिए वो ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगा। अब बज़ाहिर अमेरिका मजलूमियत का राग अलाप रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। लेकिन माजी की तरह इस बार भी अमेरिका ने यह बयानियां बनाते हुए ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी कि अगर वो ईरान पर हमला ना करता तो इससे अमेरिका और इजराइल की सालमियत को खतरा हो सकता था। बुनियादी तौर पर इस प्रोपेगेंडे के नतीजे में ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर धावा बोला। अब सूरत हाल यह है कि अमरीकी सदर को इस जंग पर सफाइयां देना पड़ रही हैं। अमरीकी कांग्रेस में एतराज़ात उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये जंग कितनी देर चलती है इसका इदराक किसी को नहीं। ऐसे में अमरीका की जंग के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, जिसकी मुमकिन वजह यह हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ये समझ रहे थे कि उनकी जानिब से हमले की सूरत में ईरान फौरी तौर पर सरेंडर कर जाएगा, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स निकले। ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाने के बावजूद ईरान अब भी अमरीका और इजराइल के खिलाफ भरपूर मज़ामत कर रहा है। अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान ने मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो चुकी है। यानी ट्रंप ये तासुर कर रहा है कि अमरीका का यह हमला सूदमंद साबित हुआ है। दूसरी जानिब ट्रंप बोखलाहट में ईरान के खिलाफ अगली हिकमत अमली बता रहे हैं। वो ये जवाब तराशते हुए कह रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। ज़मीनी फ़ौज भेजना हमारी ज़रूरत बन सकता है क्योंकि तेहरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल नाकाबिले माफ़ी ख़तरा है। अब अमरीकी सदर का ये बयानिया कि ईरान अपने मिसाइल के जरिए अमरीका पर हमला कर सकता है, खुद अमरीका में ज़्यादा कामयाब होता दिखाई नहीं देता। और अमरीकी कांग्रेस में तो ये सवाल भी उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बगैर किसी मंसूबे और बगैर कांग्रेस की मंजूरी के इतनी बड़ी जंग का आगाज़ कैसे कर सकते हैं। इस हवाले से अमरीकी सेनेटर चेक शोमर का कहना है कि हम मशरिक़ वस्ता में जंगों से तंग आ चुके हैं, ये शौक की जंग है, ये ज़रूरत की जंग नहीं थी जिसमें ट्रंप ने अमेरिका को धकेल दिया। अब अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने पर तनकीद हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को अमन का सफ़ीर कहते हैं, वो आज खुद अपनी कौम से के सामने जल्लाद तस्वुर किए जा रहे हैं। अब जाहिर है ये ऐसी जंग है जो हर एतबार से नुकसान का सबब बन रही है, क्योंकि इस जंग में सफारती, माली और जानी नुकसान हो रहा है। और ताज़ा झड़पों की बात की जाए तो सेहूनी रियासत की जानिब से तेहरान और बेरूत पर ताज़ा हमले किए गए हैं। सेहूनी रियासत के हमलों में मजीद 13 ईरानी शहीद हो गए हैं। इससे कबल ईरान में फौजी हेडक्वार्टर्स और पार्लियामेंट हाउस को भी निशाना बनाया गया, जबकि हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान में हमलों के नतीजे में अमवात 787 तक जा पहुंची हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर सेंटर्स और गोदामों पर भी हमला किया है, जबकि इसराइल ने तेहरान में सीनियर ईरानी कमांडर को निशाना बनाने का दावा भी किया है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। ईरान की जानिब से 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा किया गया। दिलचस्प बात यह है कि जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इसराइली आयरन डोम भी ईरान के मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा है। तेल अवीव, हैफा और यरूशलेम में धमाके किए गए, जबकि शिमाली इसराइल में हमले के सायरन बज उठे। अब बज़ाहिर अमरीका और सेहूनी रियासत का गठजोड़ मिलकर ईरान पर हमलावर हुआ है, लेकिन अब यह वाज़ेह हो रहा है कि अमरीका और इसराइल में मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाना चाहते हैं। जैसा कि ईरान ने खुल्ला अंदाज में यह वाज़ेह किया है कि वो मशरिक़ वस्ता में मौजूद सिर्फ और सिर्फ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। लेकिन अमरीका और इसराइल की जानिब से यह प्रोपेगेंडा किया गया कि ईरान ने सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया, जिसकी ईरानी हुकूमत ने सख्ती से तरदीद की है। अब ईरान तो वाज़ेह कर रहा है कि उसने सऊदी अरब में अरामको ऑयल रिफाइनरी को टारगेट नहीं किया, जिससे साफ जाहिर होता है कि इसराइल और अमेरिका ही अपने अड्डों से अरब ममालिक पर ड्रोन हमले कर रहे हैं, ताकि मुस्लिम ममालिक मिलकर ईरान पर हमला करें और यूँ मुस्लिम ममालिक आपस में एक नई जंग का शिकार हो जाएं और इस्लाम दुश्मन कुव्वत महज तमाशाई बन जाए। यही वजह है कि मौजूदा कशीदगी के तनाजुर में यह तासुर मजबूत हो रहा है कि अमरीका और सेहूनी रियासत इस जंग को सिर्फ बराह रास्त महाज तक महदूद नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे खित्ते के अंदर मुस्लिम ममालिक के दरमियान बदएतमादी पैदा करने के लिए भी बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। यूँ पूरा खित्ता एक ऐसे हसास मोड़ पर खड़ा है जहाँ बारूद की बू सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं, बल्कि सफारती ऐवानों, मईशतों और अवामी जहनों तक सरायत कर चुकी है। अमरीका और इसराइल की पॉलिसीज़ पर सवालात उठ रहे हैं, जबकि ईरान अपनी मज़ामत को दिफाई हिकमत अमली करार दे रहा है। अब इस बयानियाती और अस्करी कशमकश के दरमियान सबसे बड़ा ख़तरा यह है कि मुस्लिम दुनिया जज्बाती रद्दअमल और प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर किसी वसी तर तकसीम का शिकार ना हो जाए। अगर इलाकाई रियासतें बराह रास्त राबतों और फिर आज़ादाना तहकीकात और मुश्तरका मफादात को तरजीह दें तो इस आग को फैलने से रोक सकती हैं, वरना इस आग के शोले सिर्फ चंद सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरे खत्ते को अपनी लपेट में भी ले सकते हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट सालिक शमरेर साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, इस पर उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सालिक शमरेर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो एक ही सवाल हर जहन में है एट दिस पॉइंट इन टाइम कि ये जंग जिसका आगाज़ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके
मतलब नाम नेहाद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो अमेरिका और इजराइल की गठजोड़ से हुई ईरान के अंदर, जिसका आगाज हुआ है, ये जंग कितनी देर तक जारी रह सकती है? ये बड़ा सादा सा $100 बिलियन क्वेश्चन हर जहन के अंदर है। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। बहुत अच्छा और बड़ा डिटेल प्रेमिस आपने दिया। देखिए, जंग के बारे में कहा जाता है कि शुरू तो आप खुद करते हैं, आगाज उसका आप खुद करते हैं, लेकिन जो अपना कैरेक्टर है वो जंग खुद डिफाइन करती है। जो वक्त गुजरता है तो जंग के जो हालात में कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। पहले अगर तीन बेलिजरेंट्स थे, तीन थे एक दूसरे के दुश्मन, ईरान, इसराइल और यूएस, तो अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके उन ममालिक पे नहीं बल्कि यूएस के जो वहाँ पे बेसिस हैं उन पे ईरान ने स्ट्राइक किया है। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये स्ट्राइक जस्टिफाइबल है, बिकॉज वो टेरिटरी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि अब जो सऊदी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है उसके बारे में बातें सुनने में आ रही हैं कि वो इजराइल ने करवाया है, और इजराइल और अमेरिका की ये स्ट्रेटजी होगी कि वो ये मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ें, आपस में इतनी इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए ताकि जो इजराइल का फाइनल प्लान है ग्रेटर इजराइल का वो फैसिलिटेट हो जाए। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त मैं समझता हूँ कि पास की निस्बत इससे ज़्यादा शायद कहीं पे भी ज़्यादा डिवाइडेड नहीं थी। शिया जो है वो उनके खिलाफ सुन्नी मार्का आजमा है, सुन्नियों के खिलाफ सुन्नी मार्का आजमा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट विद इन मिडिल ईस्ट भी कोई किसी किस्म की यूनिटी नहीं है। और ये अरब ममालिक जिनके पास डेफिनेटली कुदरती वसाइल हैं, पैसा है, इन्होंने अपनी सिक्योरिटी किसी और को सरेंडर की हुई थी और वो किसी और पे रिलाय करते थे कि वो हमें सिक्योर करेगा। अब इनकी आंखें खुल जानी चाहिए क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने अपने आप को सिक्योर किया है और इनको अनकवर छोड़ दिया, और ये अभी ये कह रहे हैं कि जी ये हमारे साथ जाती हुई है। जहाँ तक जंग के टाइम के लिहाज से या कितनी देर ये चलेगी, अभी तक जो सुनने में आ रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो तो ये है कि मैं तो बरमला कहना चाहूँगा कि अभी तक के राउंड्स जो है वो ईरान जो है वो जीत रहा है, वो नज़र आ रहा है कि वो जीत रहा है, और अमेरिका के ऊपर प्रेशर आ रहा है। और अमेरिका जो है वो 2-3 दफ़ा ये खबरें आ चुकी हैं कि वो इस चैनल से मुज़ाकरात की बातचीत करना चाहता है या मुज़ाकरात की ऑप्शन को अडॉप्ट करना चाहता है, और जो ईरान है वो उससे मुनारफ है कि हमने बातचीत नहीं करनी। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ किस्म के बयान आते हैं। एक होती है डिक्लेरेटरी पॉलिसी कि आप डिक्लेयर क्या करते हैं, और दूसरी है आपकी ऑपरेशनल पॉलिसी कि आप लड़ने के लिहाज से क्या चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी अपनी वीकनेस शो नहीं करेंगे, कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी मेरे हैंड्स अप हैं। ज़ाहिर है वो एक सुपर पावर है, उनकी ईगो बहुत बड़ी है, लेकिन ये कि डिक्लेयर वो यही करेंगे कि मैं आगे जंग चलाने के मूड में हूँ, मेरे पास है सारा कुछ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन अंडर द सरफेस वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस जंग को रोका जाए, बिकॉज मेरे नज़दीक इस वक्त अमेरिका ज़्यादा सफ़र कर रहा है ईरान की निस्बत। अब सालिक साहब, अभी रीसेंट स्टेटमेंट जो प्रेसिडेंट ट्रंप का सामने आया उसमें वो इंदिया दे रहे हैं कि अगर हमें बूट्स ऑन ग्राउंड भी भेजने पड़े तो फिर उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं, हम भेज सकते हैं, और फिर नागुज़ीर हो जाएगा, और फिर ख़तरनाक हमले का जो है वो एक धमकी भी देते हैं ईरान को। तो आपको क्या लगता है, स्ट्रैटेजी तो अर्लियर यही थी कि एयर स्ट्राइक्स करेंगे, लेकिन क्या फ़ौज भेजी जा सकती है? अमेरिका ये मैं तो इसको क्या गलती करेगा एक बार फिर? ये देखिए जी, बात यह है कि अमेरिका के कुछ सेल्फ प्रिज्यूम्ड वो ऑब्जेक्टिव्स थे और रिजल्ट्स थे। उनका ये ख्याल था कि जब हम ये कुछ कर लेंगे तो ये दिनों की बात है कि हम ईरान में एक अपराइजिंग होगी और उनको एज ए सीवियर वेलकम किया जाएगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो अब अमेरिका की कोशिश ये है कि वो एस्केलेशन की थ्रेट्स दे। इस वक्त एस्केलेशन का कंट्रोल अमेरिका के पास नहीं है, और अगर एक साइड एक्सट्रीम स्टेप्स की बात करना शुरू कर दे, जैसे अभी प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं कि जी न्यूक्स की थ्रेट दे रहे हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड की थ्रेट्स दे रहे हैं, तो इट शोज के उस साइड को अभी की जो जंग है उसमें बहुत सीरियस पेन फील होना शुरू हो चुका है। इट वॉज द सेकेंड डे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी थी कि ईरान विल हैव टू बेयर एन अनप्रेसिडेंटेड फोर्स, और हर किसी ने उसे इंटरप्रेट किया था कि ये न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। बाकी रही, देखें, न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना इज़ नॉट अ वेरी मतलब इतना ईजी नहीं है, बिकॉज इसमें जो राइवल पावर्स हैं वो भी इसके अंदर दाखिल हो जाएंगी।
और अब जबकि कोशिश है कि इस जंग का दायरा जो है वो छोटा किया जाए, ये और ज़्यादा फैलेगी। और दूसरा, एज फार एज बूट्स आर ग्राउंड इज कंसर्न्ड, अमेरिका अफगानिस्तान में देख चुका है कि उसके साथ क्या हाल हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की कोई गलती करेंगे। अब तो उन्हें समझना ये चाहिए कि जिस तरह की उनको पनिशमेंट मिल रही है, जिस तरह का उनका पेन उन पे इन्फ्लिक्ट हो रहा है, उनके लिए तो बेहतर होगा कि वो एग्जिट और कोई राय फरार इख्तियार करें। लेकिन सादिक साहब, ईरान कहाँ तक के इस जंग को लड़ने की पोजीशन और कैपेसिटी और अहलियत के अंदर आपको दिखाई देता है? माना कि उनके पास खित्ते के अंदर लार्ज ड्रोन बेस, मतलब नंबर ऑफ ड्रोन्स हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने मिसाइल्स जितनी बड़ी तादाद में देखे जो पहले भी इसराइल पे हमने जून 2025 के अंदर जो है वो देखे थे लॉन्च होते हुए, ये है। लेकिन ऑब्वियसली ये इन्फिनिट मैनी रिसोर्सेज तो नहीं हैं। अल्टीमेटली तो कहीं ना कहीं किसी जगह पे आके लिमिटेशन तो ईरान को भी दरपेश होगी। तो कितनी देर तक ईरान इस कैपेसिटी में होगा कि इसको जारी रख सके? देखिए, ईरान हमें सीमिंगली तो तनहा लग रहा है कि वो अकेला और वो लड़ रहा है, और उसका हमें यही महसूस होता है कि उसके वसाइल जो है वो एक दिन ख़त्म होंगे। जितने बड़े वसाइल हों वो कम होते होते एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन ये है कि उनके पास एज़ फार एज़ अभी मैं अगर की बात करूं तो चंद हफ्ते के वसाइल उनके पास हैं। और जैसा मैंने कहा कि ज़्यादा प्रेशर जो है वो अमेरिका पे आ रहा है। एक तरफ उनके इंटरनल इश्यूज रेज हैं, उनके जो अदारे हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के से हट के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पेंटागन ने जो स्टेटमेंट कांग्रेस में दी है वो ये दी है कि जी ये ईरान वाज़न्ट एन इमिनेंट थ्रेट। मार्को रूबियो ने जो स्टेटमेंट दी है कि इजराइल ने अटैक किया जिसकी वजह से हमें मजबूरन इस पर दाखिल होना पड़ा। सो बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस हैं, लॉन्ग लिस्ट है, जिसके मुताबिक नजर आता है कि अमेरिका के लिए ज़्यादा मुश्किल है इसको प्रोलॉन्ग करना। हैविंग सेड दैट, ईरान ट्रस्ट मी तनहा नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस अगर ईरान अमेरिका और इसराइल ने ईरान को के ऊपर ओवर पावर कर लिया, यहाँ पे अपनी मर्जी की रजीम ले आए, तो जो इनके राइवल्स हैं अमेरिका के वो बहुत बुरे तरीके से हर्ट होंगे। चाइना की अगर मैं बात करूं तो वेनेजुएला में चाइना ने अराउंड $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, विच वेंट डाउन द ड्रेन बिकॉज वेनेजुएला अभी अमेरिका के हाथ में है। अगर ईरान भी अमेरिका के हाथ में चला जाता है तो आप इमेजिन करें कि चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी का क्या बनेगा। एक तरफ अगर चाइना जो है वो अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल्स डिनाई कर रहा है, तो यहाँ पे अमेरिका कोशिश कर रहा है कि एनर्जी के लिहाज से चाइना को स्क्वीज किया जाए। तो क्या चाइना इसको, विल चाइना टेक इट लाइन डाउन, या ये इसी तरीके से हो जाएगा? आई बिलीव कि चाइना के रिस्पॉन्सेज भी आएंगे, इफ नॉट ओवरटली एटलीस्ट कोवर्टली। But China seems to be very silent at this point in time. Same goes with Russia. और फिर जिन खलीजी ममालिक की हमने बात की है, ज़ाहिर अमरीकी बेसिस के ऊपर स्ट्राइक्स हुए हैं, लेकिन क्या वो भी if they can jump into it, क्या आपको नज़र आ रहा है ऐसा कि वो भी इसमें कूद पड़े? देखिए, जो खलीजी ममालिक अभी तक तो नहीं हुए, और आज एक ईरानियन ने, मतलब आई एम नॉट श्योर ही वाज एन ऑफिशियल या क्या, तो मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर खलीजी ममालिक जिनके ऊपर हमने अटैक नहीं किया बल्कि यूएस बेसिस पे अटैक किया, अगर वो ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो हम उनकी रॉयल फैमिलीज को उड़ा देंगे। इस तरह की मैंने चीज़ देखी है। जंग से पहले ईरान ने ये डिक्लेयर किया था कि अगर हमारे पे जंग मुसल्लत होती है तो हम दुबई पे अटैक करेंगे। उस वक्त मेरा ख्याल था कि फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज इतने सीरियस होंगे कि शायद जंग होगी नहीं, लेकिन जंग हुई है। और आप देखें कि कितने बुरे तरीके से दुबई की जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट डिसफंक्शनल, बिजिएस्ट सी पोर्ट डिसफंक्शनल, गैस की सप्लाई और प्रोडक्शन कतर की स्टॉप्ड, ऑयल प्रोडक्शन स्टॉप्ड। तो आप इमेजिन करें कि कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं इस जंग के। तो मेरा नहीं ख्याल होने को तो शायद, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह का स्टेज आएगी कि ये जो अरब ममालिक अगर वो करते हैं तो उसको विद स्टैंड नहीं कर सकेंगे। वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमें कवर नहीं किया बल्कि उसने इसराइल को प्रोटेक्ट करने की एफर्ट लगाई है, और इवन इसराइल को भी अमेरिका प्रोटेक्ट नहीं कर सका। रही बात चाइना की और रशिया की, आप 25 में देखें 2 जंगें हुई थी, एक पाकिस्तान और इंडिया की और दूसरी ईरान और इसराइल की। दोनों जंगों में चाइना और रशिया सामने नहीं आए थे, लेकिन जो रिजल्ट क्या निकला था कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वाज बैडली बीटन। एक तरफ पाकिस्तान जीता, दूसरी तरफ ईरान ने मतलब इसराइल को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने नहीं दिए। तो उसी तरीके की सिचुएशन अभी भी हो सकती है कि वो सामने तो ना आए लेकिन अंडर द सरफेस वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं।
ठीक सर, लास्टली पाकिस्तान इज एंगेज विद तालिबान ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर। क्या इस सारी जंग के अंदर जो ईरान और यूएस की है कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल की मामले, क्या इसमें पाकिस्तान के पास ये कहने के लिए यानी ये जवाब होगा कि हम तो ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एंगेज्ड हैं और हमारे यहाँ तो अपनी जंग चल रही है फितनतुल खारिज के साथ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली ये जो हमारा मार्का अफगानिस्तान के साथ चल रहा है, तो एक तरफ तो अनफॉर्चुनेट है कि दो नेबर्स लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें देयर आर सर्टेन सिल्वर लाइनिंग्स आल्सो। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने सक्सेसफुली अमेरिकन इक्विपमेंट जो कि अफगानिस्तान के पीछे छोड़ा गया था और वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, उसकी डिस्ट्रक्शन की कोशिश की और काफ़ी हद तक उसको डिस्ट्रॉय किया। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया में ये भी खबरें हैं कि बगराम बेस के ऊपर इसराइल मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे और वो डेफिनेटली ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते थे, उनको भी पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया है। तीसरा ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इससे जो टेररिज्म है उसके खिलाफ एक चेक आया है। और चौथा मैं जिसको मैं कहना चाहूँगा कि जब आप खुद मोबिलाइज्ड होते हैं, हमारे एक नेबरहुड में जब इस तरह की एक्टिविटी हो रही है और इसराइल के एयरक्राफ्ट जो है वो हमारे बिल्कुल बॉर्डर के साथ ईरान में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर एक चेक आ जाता है कि हमारी एयरफोर्स ऑलरेडी हवाओं में है और वो तो एक एंगेज है अफगानिस्तान के साथ, तो अगर उसकी तरफ से कोई शरारत होती है तो हमारी एयरफोर्स ज़मीन पे नहीं है कि उसे स्क्रैम्बल करना पड़ेगा, बल्कि ऑलरेडी हवाओं पे है और उसको एक सूटेबल जवाब दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सालिक साहब आपके वक्त के लिए।